आज के फटाफट रिवीजन की क्लास में एक शब्द लिखा गया है हार्ट ऑफ इंडिया। और हार्ट ऑफ इंडिया एक पुस्तक है। आपको इस बात पर विचार करना है कि हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। अगर आपको याद ना आए तो उसके लिए मैं इनके ही द्वारा लिखी गई, इसी पुस्तक के लेखक के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का नाम और बोलता हूं, तब आपको शायद याद आ जाए। दूसरी पुस्तक है इनकी नो फुल स्टॉप इन इंडिया। याद कीजिए, अब ये इस प्रश्न को रिवीजन के लिए क्लास है, प्रश्न वही कराए जाते हैं जो आपके याद होते हैं। आज भी वही प्रश्न लिखा गया है, नो फुल स्टॉप इन इंडिया, नो फुल स्टॉप इन इंडिया। और हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर अब आपको याद ना आया हो तो सुन लेंगे जरा, मार्क टुली। मार्क टुली। और बताइए जरा, इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक किसने लिखी है? चित्रा सुब्रमण्यम। इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक लिखी है चित्रा सुब्रमण्यम ने। और भी याद कीजिए, द पार्टीशन ऑफ गिल्टी मैन, इंडिया पार्टीशन ऑफ गिल्टी मैन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? रफीक जकारिया। इंडियाज पार्टीशन ऑफ गिल्टी मैन, रफीक जकारिया ने इस पुस्तक को लिखा है, रफीक जकारिया ने। आगे चर्चा करते हैं, आगे और विचार कीजिए एक पुस्तक पर और। इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखी है? चित्तरंजन दास ने। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर, चार पुस्तकें बोली हैं, सुनिएगा जरा ध्यान के साथ। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास, द इंडियाज पार्टीशन ऑफ गिल्टी मैन के लेखक रफीक जकारिया, हार्ट ऑफ इंडिया के लेखक मार्क टुली, और नो फुल स्टॉप इन इंडिया पुस्तक के लेखक भी हैं मार्क टुली। आगे चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट अब मैंने लिखा, आप उस पर विचार कीजिएगा। राष्ट्रीय हरित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इस पर आप विचार कीजिएगा। प्रश्न में बोल दूं जरा, प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहां है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहां है? देखिएगा, सुनिए जरा, ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण क्या है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 ईस्वी को हुई थी। जिस प्रकार से जनता की समस्याओं को सुनने के लिए एक तो जनहित याचिका का प्रावधान है, इसके अतिरिक्त अगर पर्यावरण के लिए कोई समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है, तब उसकी सुनवाई न्यायालय में तुरंत की जा सके, इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया था 2010 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ऑप्शन में देखा कि ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहां है, तो आंसर लगा देंगे आप नई दिल्ली। स्थापना 2010। क्या कार्य करता है? ताकि पर्यावरण की समस्याओं को तुरंत सुलझाया जा सके, उसकी सुनवाई तुरंत की जा सके, इसके लिए किया गया था। अभी एक शब्द का और जिक्र हुआ था, उस पर और मैं थोड़े से चर्चा कर लूं। जनहित याचिका, जनहित याचिका, जनहित याचिका। जनहित याचिका की जो भारत में शुरुआत हुई वो हुई वर्ष 1984 से। जनहित याचिका की शुरुआत भारत में हुई थी 1984 ईस्वी से। जनहित याचिका क्या है? जनहित याचिका ये होती है कि अगर मामला अपना निजी नहीं है, मामला सार्वजनिक हित का है। सार्वजनिक हित का मतलब यह है कि मामला या तो बहुत सारे लोगों की समस्या है, जैसे बच्चों से संबंधित कोई समस्या है, वृद्धों से संबंधित, विकलांगों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, जीवों से संबंधित, जैसे गाय से संबंधित। गाय की हत्या आजकल ज्यादा होने लग गई है, जब से ये लाया गया है रूल, और भी ज्यादा बढ़ गई है बल्कि गोहत्या। तो इससे संबंधित कोई समस्या है, पर्यावरण से संबंधित कोई समस्या है, तो उसकी बात, उस समस्या को न्यायालय तक पहुंचाने के लिए की गई कार्यवाही को जनहित याचिका कहते हैं। और जनहित याचिका की शुरुआत 1984 से हुई। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत करने का श्रेय जाता है पी.एन. भगवती को, पी.एन. भगवती को। और पी.एन. भगवती ही है जिनको कहा जाता है भारत में जनहित याचिका का जनक। और एग्जामिनर आपसे पूछे कि जनहित याचिका की जननी किसे कहा जाता है, तो पुष्पा कपिला हिंगोरानी को।
पुष्पा कपिला हिंगो रानी वो महिला जिन्होंने सबसे ज्यादा जनहित याचिकाएं दायर की वकील थी और इन्हीं को जनहित याचिका की जननी के रूप में जाना जाता है। जनहित याचिका कहां दायर की जाती है? तो जनहित याचिका दायर की जाती है या तो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं या फिर हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी न्यायालय में जनहित याचिका को दायर किया जा सकता है। यह भी प्रश्न बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जनहित याचिका को नहीं लाया जा सकता और जनहित याचिका को जब दायर करना होता है तब जनहित याचिका को दायर करते समय किसी वकील के माध्यम से 1 लाख रुपए की धनराशि भी जमा करनी होती है। हालांकि वह धनराशि वापस मिल जाती है। अगर मामला जनहित याचिका का लायक है तब वह वापस मिल जाती है, क्योंकि देखो क्या था कि जब जनहित याचिका को लाया गया तो उस समय में लोगों ने छोटे छोटे मामलों पर भी जनहित याचिका दायर करनी प्रारंभ कर दी और इतना परेशान हो गया न्यायालय कि इतने सारे मामलों को कैसे सुलझाया जाए। बहुत से मामले जनहित याचिका के लायक ही नहीं थे, लोगों ने फिर भी पहुंचा दिए वहां तक। तो कोर्ट ने कहा कि अगर अब जनहित याचिका दायर की करनी है तो 1 लाख रुपए की जमानत धनराशि जमा करनी होगी। वो जमानत धनराशि अगर आपका मामला इस लायक है तब वो वापस कर दी जाएगी और आपका मामला अगर छोटा निकला है तब इसको वापस नहीं किया जाएगा। जिस दिन इसको लागू किया गया उस दिन जनहित याचिका के मामलों में एक दिन में 5 लाख केसों में कमी पाई गई थी। आगे चर्चा करते हैं और एक प्रश्न पर और विचार कीजिएगा। एक प्रश्न और में पॉलिटी से आए हैं तो यही चर्चा कर लें। आप मुझे बताइए जरा, बात यह है कि जो कैग है, कैग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? कैग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? इसको आप ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे। कैग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? प्रश्न मेरा है, विचार कीजिएगा। सही आंसर अगर आपको याद अगर ना आया हो तो सुनिए। कैग अपनी रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को। कैग के बारे में पहले आप सुनेंगे जरा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 148 में कैग का प्रावधान है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा आगे कट जाएगा परीक्षक, परीक्षक का प्रावधान है। और कैग की जो नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है कैग की और किसकी सलाह अनुसार करता है? मंत्रिमंडल की। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कैग राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले आए। और यह तो हो गया इनका कार्यकाल। लेकिन अगर दोषी पाए जाते हैं तो इनको महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा भी इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। कैग का जो कार्य होता है वो भारत में जितना भी लोग है, जो तीनों निधियां हैं, इन तीनों निधियों के धन का संरक्षण करता है। इसके अतिरिक्त जो हमारी सार्वजनिक कंपनियां हैं जैसे BSNL है, जैसे सेल है और जैसे ऑयल है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, ये सार्वजनिक उपक्रम है। कहीं ये कंपनियां घोटाला ना कर लें, इनकी भी लेखा जोखा रखने का कार्य होता है कैग का। अर्थात भारत में सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है कैग। भारत में सार्वजनिक धन का संरक्षक कैग होता है। और भारत के सबसे पहले जो कैग बने थे, सबसे पहले कैग वे थे वी नरहरि राव। वी नरहरि राव भारत के सबसे पहले कैग बने थे। और वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। अब समझिएगा कि जैसे भारत में तीनों निधियां हैं, अनुच्छेद नंबर 266 के फर्स्ट में लिखा है कि संचित निधि होगी, 266 के सेकंड में लिखा है लोकलेखा निधि होगी, 267 में लिखा है कि आकस्मिक निधि होगी। इनसे धन निकालने की परमिशन तो संसद देती है, लेकिन राष्ट्रपति संसद डिसीजन लेती है कितना वेतन इसको दिया जाना है। राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, निकाल करके देने का कार्य करता है कैग। अब अगर कैग ने जैसे अभी अप्रैल चल रहा है और मार्च माह में जो कार्य किया उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा कि मैंने इतना कार्य किया है, जो कार्य सौंपा गया था राष्ट्रपति जी के द्वारा वो मैंने सही से किया है। तो अपनी रिपोर्ट कैग किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति कैग के निगरानी तो जांच थोड़ी ना करेगा रिपोर्ट की किसने सही है कि गलत है। कैग अपनी रिपोर्ट सौंप दी राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो अपनी रिपोर्ट सौंप देता है वो सौंपता है लोकसभा के अध्यक्ष को।
अब लोकसभा का अध्यक्ष भी जांच नहीं करेगा इसकी कि मार्च में इसने सही वेतन दिया सबको कि ज़्यादा कम तो नहीं दे दिया, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, धांधला तो नहीं कर दिया। तो लोकसभा के अध्यक्ष इसको सौंप देते हैं लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति वही जिस समिति का अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। लोक लेखा समिति स्थायी समिति है, एक प्रकार की वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं। वो कैग के कार्यों की निगरानी करती है और इसी लोक लेखा समिति को संविधान की तीसरी आंख कहा जाता है। अब कैग के कार्यों की निगरानी करने के पश्चात ये रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है कि सब कुछ सही है। लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति सिग्नेचर मार देते हैं। आपको केवल इतना याद रखना है कि कैग अपनी रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति सौंपता है लोकसभा के अध्यक्ष को और लोकसभा का अध्यक्ष सौंपता है लोक लेखा समिति को। कहानी होती है समाप्त। आगे चर्चा करते हैं, अगले पॉइंट पर हम पहुंचते हैं। आगे बताइए जरा, कैग का ब्यौरा यहां लिखा हुआ है, इससे आप याद रख सकते हैं इसको। अगर कैग अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो समय से पहले त्याग पत्र भी देगा, राष्ट्रपति को नियुक्ति भी करते हैं राष्ट्रपति। कार्यकाल हो गया। आगे चर्चा करते हैं। अगला आप मुझे बताइए, एक प्रश्न में बोल दूं कि सिरोही नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? सिरोही यहां लिख दें, सिरोही नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? सिरोही नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? आप विचार करिएगा कि सिरोही नेशनल पार्क किस राज्य में है। अगर आपको याद ना आया हो तो हिंट से दिए जाते हैं। सिरोही नेशनल पार्क है भारत के उस राज्य में जिस राज्य में एक झील है जो मणि के समान चमकती है और उस झील के अंदर एक दुनिया का तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लेमजाओ। याद आ गया होगा, मणिपुर राज्य और मणिपुर की वो झील है लोकटक झील। लोकटक झील में केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क है जो एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, पूरी दुनिया का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। उसी के अंदर सिरोही नेशनल पार्क भी स्थित है। और मणिपुर में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं विधानसभा के। पंजाब में, गोवा में, मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में। ये 5 राज्य हैं जिन 5 राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। बीजेपी ने वहां पर सरकार बनाई है। आप और विचार कीजिए, आप मुझे बताइए जरा कि भारत का कौन सा वो राज्य है जिस राज्य में वृंदावन गार्डन स्थित है? वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? भारत में वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो मैसूर में। और मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक के अंदर। भारत में वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक का रत्न कहते हैं मैसूर को। आगे विचार कीजिएगा जरा, एक पॉइंट और लिखा गया है, रेले आयोग। रेले आयोग, रेले आयोग के बारे में आप मुझे बताएंगे कि रेले आयोग किससे संबंधित है, ये किसके काल में इसका गठन किया गया था और कब इसका गठन किया गया था? सन में बता दूं, सन थी वर्ष 1902। तो काल आपको याद आ गया होगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, यानी 1898 से वर्ष 1905 ईस्वी तक लॉर्ड कर्जन रहा और लॉर्ड कर्जन के काल में ही इस रेले आयोग का गठन किया गया। रेले आयोग का संबंध था शिक्षा से। रेले आयोग किससे रिलेटेड था? शिक्षा से। और भी सुनिए जरा, और आपको याद हो हंटर आयोग। हंटर आयोग, हंटर आयोग का संबंध भी किससे था? तो शिक्षा से था। और हंटर आयोग का गठन किया गया था वर्ष 1882 को। आप मुझे बताइए जरा कि 1882 में गठित हंटर आयोग किसके समय में गठित किया गया था? लॉर्ड रिपन के। लॉर्ड रिपन के समय में इसका गठन किया गया था। और एक और बताओ जरा, एक आयोग था चेम्सफोर्ड आयोग। चेम्सफोर्ड के समय में कौन सा आया था? सैडलर आयोग। सैडलर आयोग, सैडलर आयोग का गठन किया गया था वर्ष 1917 ईस्वी को। कहीं कट तो नहीं गया? अभी तो नहीं कटा, ऊपर वाले को रफ कर दें। सिरोही नेशनल पार्क बता दिया है मणिपुर के अंदर। याद रखिए 3 आयोग मैंने अभी तक लिखे हैं और तीनों के तीनों आयोगों का संबंध शिक्षा से था। रेले आयोग आया 1902, लॉर्ड कर्जन के समय में आया। कर्जन के समय में ये आया लॉर्ड रिपन के समय में। और ये वाला आयोग लाया गया, सैडलर आयोग लाया गया चेम्सफोर्ड। आपको याद हो कि वर्ष 1916 से लेकर वर्ष 1921 ईस्वी तक भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में लाया गया, आपको याद हो। और चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के अंतर्गत ही भारत में वर्ष 1921 ईस्वी को मनाया गया था। शुरुआत की गई थी किसकी? लोक सेवा आयोग का। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1921।
आगे विचार कीजिए, एक आयोग और रह गया, रेलवे आयोग हो गया, शिक्षा सेंटर आयोग। एक और पूछता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुडो डिस्पैच अधिनियम को, वुडो डिस्पैच अधिनियम। वुड डिस्पैच अधिनियम को, और शिक्षा से संबंधित वुड डिस्पैच अधिनियम कब लाया गया था? वर्ष 1854 ईस्वी को। और किसके समय में लाया गया था? यह लाया गया लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग के समय वुड डिस्पैच अधिनियम शिक्षा से संबंधित लाया गया 1902 ईस्वी को कर्दन के समय में, और यह लाया गया चैम्सफोर्ड के समय में। ये लाया गया था चैम्सफोर्ड। इसको आपको एग्जामिनर क्रम लगाकर भी पूछ सकता है, क्रम लगा करके भी इसको पूछ सकता है कि इनका क्रम लगाइएगा। आगे चर्चा करते हैं, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, जल्दी से कम समय में ज्यादा प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। जरा अगला पॉइंट में लिख दो, इतने आप उस पर विचार करेंगे। अगला पॉइंट में लिखे देता हूं, पॉइंट है हमारा नेक्स्ट। चलो बताइए आप जरा, जो फास्फोरस है, फास्फोरस को किसने खोजा था? फास्फोरस की खोज किसने की थी? आप बताएंगे, विचार करेंगे कि फास्फोरस को किसने खोजा था। विचार करिएगा कि फास्फोरस को किसने खोजा था। नहीं याद आया हो तो सुनिए जरा कि फास्फोरस को खोजा था ब्रांड हेनिंग ने। ब्रांड हेनिंग। फास्फोरस को किसने खोजा था? ब्रांड हेनिंग ने। और क्या क्या प्रश्न फास्फोरस से रिलेटेड एग्जामिनर पूछता है आपसे? एग्जामिनर पूछेगा कि कौन सा वो पदार्थ है जो पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर स्वतः जलता है? तो आंसर फास्फोरस। एक बार और सुनिएगा कि कौन सा वो पदार्थ है जो पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर स्वतः जलता है? तो आंसर फास्फोरस। इसके अतिरिक्त एक गैस और है, फास्फीन गैस। ध्यान से देखिएगा, फास्फीन लिखा है ना कि फास्जीन लिखा है। तो फास्फीन क्या है? अगर पूछे कि कौन सी गैस है जो वायु के संपर्क में आने पर स्वतः जलती है, तो आंसर लगाएंगे फास्फीन गैस। और कौन सा पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर स्वतः जलता है? तो फास्फोरस। इसका प्रश्न एक और पूछता है कि वायुयानों में सिग्नल देने के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फास्फीन। एक बार और सुनिएगा कि वायुयानों में सिग्नल देने के रूप में किस गैस का प्रयोग करते हैं? फास्फीन का, क्योंकि फास्फीन गैस हवा के चलने पर बुझती नहीं है। जितनी तेज हवा चलती है उतनी तेज ये गैस जलती है। आगे बताओ, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि कौन सी वो गैस है जिस गैस का प्रयोग वायुयानों को सिग्नल, ये समुद्री जहाजों में, और अब मेरा प्रश्न है वायुयान में सिग्नल देने के रूप में प्रयोग की जाती है, तो नियोन। कौन सी गैस है? नियोन गैस है, जो वायुयान में सिग्नल देने के रूप में प्रयोग की जाती है। डिब्बा सा होता है, उसको खोला जाता है, उससे नियोन गैस निकलती है। हेलीकॉप्टर को, वायुयान को सिग्नल मिलता है, सिग्नल देने के लिए नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। फोटोस्टेट मशीन से कौन सी गैस निकलती है? ओजोन। आप मुझे बताओ कि जो ओजोन गैस है, ओजोन जो वायुमंडल में लेयर है, वो किस मंडल में अवस्थित है? समताप मंडल में। ओजोन मंडल किस मंडल में अवस्थित है? आंसर समताप मंडल में अवस्थित है। और ओजोन लेयर की मोटाई को डाब में मापते हैं, 3-4 मापक लिखते हैं। इसकी कहानी हो गई है। इसको मैं रफ कर दूं, जरा एक शब्द और लिख दूं, आप उस पर विचार करिएगा। क्लास काफी दिन के बाद हुई है, काफी दिन के बाद ये क्लास हुई है। आप इस क्लास में कंटिन्यूता बनाए रखें। जैसे अगला, हाँ मुझे क्या और लिखना था, कुछ लिखे गए हैं शब्द। एक शब्द लिखा है मैंने फैदम, फैदम। और शब्द लिखा गया है, एक शब्द और लिखा गया है नोट। एक शब्द लिखा गया है नोटिकल मील, नोटिकल मील। और एक शब्द और लिखा गया है, एक शब्द और लिखा गया उन जो अभी बोला था। एक शब्द और लिखते हैं, चलो ऊष्मा पर भी चर्चा करेंगे। अभी ऊष्मा लिखा गया है, ऊष्मा पर भी अभी चर्चा करते हैं। और अभी लिखा था एक डोप्सन, इन पर और डिस्कस मारते हैं जरा। फैदम में मापी जाती है समुद्र की गहराई, याद होगा आपको ये। फैदम में क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई को फैदम में मापा जाता है, समुद्र की गहराई को फैदम में मापते हैं। नोट में क्या मापते हैं? समुद्री जहाज की स्पीड, कितनी स्पीड के साथ समुद्री जहाज चल रहा है उसको किस में मापते हैं? तो नोटिकल नोट में। और नोटिकल मील बचा है, नोटिकल मील में फिर क्या मापते हैं? समुद्र की लंबाई। नोटिकल मील को हिंदी में कहते हैं समुद्री मील। आपको याद हो कि भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना है? 12 समुद्री मील।
भारत की जो प्रादेशिक सीमा है वो कितनी दूर तक फैली है? 12 समुद्री मील या 200 मील। आंसर मिलेगा आपको 12 समुद्री मील या 200 मील तक भारत की समुद्री सीमा। अच्छा, एक प्रश्न और बताइए कि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं समुद्री सीमा बनाते हैं और भारत के पास तटों की संख्या 4 तट हैं। भारत के पास तटों की संख्या 4 है। ये कोंकण तट है, ये कोंकण तट, ये वाला तट है मालाबार, ये मालाबार, यह है कोरोमंडल और यह है गोलकुंडा। ये 4 तट भारत के पास हैं। आप मुझे बताओ एक प्रश्न जरा कि भारत के लैगून, केरल के लैगून तट को किस नाम से जाना जाता है? केरल के लैगून तट को किस नाम से जाना जाता है? विचार कीजिए जरा। प्रश्न है कि केरल के लैगून तट को किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं कयाल। केरल का लैगून तट क्या कहलाता है? कयाल। केरल में एक लैगून झील है जिसका नाम है वेम्बनाड झील, और वेम्बनाड झील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, जबकि सबसे बड़ी लैगून झील तो चिल्का है, और चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा राज्य के अंदर है। केरल के लैगून तट को कयाल कहा जाता है। एक प्रश्न और सुनिएगा आप जरा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उड़ीसा के तट को और क्या कहा जाता है? तो आंसर आपको मिलेगा उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। किस राज्य के तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है? तो उड़ीसा। उड़ीसा के तट को और क्या कहते हैं? तो उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। आगे और समझिए जरा, एक प्रश्न और समझ के जाइएगा। एक तट है मकरान, देखो ध्यान से, मकराना नहीं लिखा है मकरान। और मकरान क्या है? मकरान है कि पाकिस्तान के तट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मकरान के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान के तट को अन्य किस नाम से जानते हैं? मकरान के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सरकार तट उड़ीसा के तट को कहते हैं, केरल के तट को लैगून तट के नाम से जाना जाता है। डोबसन में मापते हैं वायुमंडल, उसकी ओजोन परत की मोटाई को डोबसन में मापा जाता है। और ऊष्मा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की इकाई, इस प्रश्न को आप नोट कर लो। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की इकाई क्या है? तो ऊष्मा। और पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में 10% ऊर्जा जाती है। कैसे कहना चाहते हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे पौधा है, पौधे को खाया बकरी ने और बकरी को खाया शेर ने, तो पौधे ने ऊर्जा बनाई थी सूर्य से, पौधे की ऊर्जा 10% इसमें चली गई और इसकी 10% इसमें चली जाएगी। इसमें जो ऊर्जा जाएगी, इसमें 100% ऊर्जा थी, तो इसकी जो 100% ऊर्जा थी उसकी 10% आई बकरी में। अब बकरी में जो आई, अगर इसका देखें तो इसमें आएगी 1% ऊर्जा, और यहां देखें तो आएगी 0.1% ऊर्जा। इसके शेर को भी कौन खा जाएगा? जीवाणु खा जाएंगे। तो एक जीव से दूसरे जीव में 10% ऊर्जा जाती है, और 10% ऊर्जा के स्थानांतरण का सिद्धांत लिंडमान नाम के व्यक्ति ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ऊष्मा में मापते हैं। आप मुझे बताओ जरा, क्या ऊष्मा और तापमान एक ही बात होती हैं? क्या ऊष्मा और तापमान एक ही बात होती हैं? तो नहीं। तापमान एक अलग चीज है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। तापमान एक इकाई है और ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा को कहा जाता है। ऊष्मा हो गया है। फैथम में समुद्र की गहराई को मापते हैं, नोट में समुद्री जहाज की चाल को मापते हैं, नॉटिकल मील में समुद्र की लंबाई को मापते हैं, डोसन में वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को, और ऊष्मा भी इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की। अगला एक पॉइंट मैं और लिख दूं जरा, उस पर आप विचार कर लेंगे। मैं एक पॉइंट लिख दूं, पॉइंट लिखा गया है कैल्सीटोनिन। इस पर आप विचार करिए जरा, कैल्सीटोनिन क्या है? तो सुनो कैल्सीटोनिन क्या है। मनुष्य के शरीर में गले में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है अवटु ग्रंथि, जिस ग्रंथि से आयोडीन युक्त हार्मोन्स उत्सर्जित होता है। और इसके पीछे, इस गले के आगे तो पाई जाती है अवटु ग्रंथि यहां, और इसके पीछे पाई जाती है परा अवटु ग्रंथि। और परा अवटु ग्रंथि से एक हार्मोन्स का उत्सर्जन होता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन्स। अगर मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली यह परा अवटु ग्रंथि अगर गड़बड़ा जाती है, इस परा अवटु ग्रंथि से निकलने वाले कैल्सीटोनिन हार्मोन्स में अगर गड़बड़ हो जाती है,
तो मनुष्य के शरीर में जो कैल्शियम बनता है वो कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लग जाती है और वो कैल्शियम मनुष्य के शरीर में पथरी का रूप धारण कर लेता है, अर्थात वही कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीलेट में परिवर्तित हो जाता है। और आपने अब पढ़ रखा है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली पथरी किसका एक रूप है, कैल्शियम ऑक्सीलेट का। उसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट। तो कैल्शियम ऑक्सीलेट जो पथरी है कैल्शियम ऑक्सीलेट पाया जाता है, किसकी अधिकता के कारण होती है, कैल्शियम के अधिकता के कारण। और कैल्शियम अधिक कब हो जाता है, जब परा ऑप्टो ग्रंथि गड़बड़ा जाती है, क्योंकि इससे निकलने वाले कैल्सिटोनिन हार्मोन्स में अधिकता हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य में थायराइड कौन सा रोग हो जाता है, पथरी की बीमारी हो जाती है, पथरी की। और मनुष्य के शरीर में जो ऑप्टो ग्रंथि है यानी थायरोक्सिन ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, इस थायराइड ग्रंथि को ही ऑप्टो ग्रंथि कहते हैं। इसमें आयोडीन युक्त हार्मोन्स का उत्सर्जन होता है। अगर इसमें गड़बड़ हो जाती है तो मनुष्य में घेंगा नाम की बीमारी हो जाती है, और इसके लिए आयोडीन युक्त नमक की आवश्यकता मनुष्य को ज्यादा होती है। आप विचार कीजिए कि कौन सा वो देश है जो आयोडीन का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। आयोडीन का उत्पादन करने वाला सबसे ज्यादा देश है चिली। चिली पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आयोडीन का उत्पादन करता है। आगे और एक शब्द लिख दूं मैं, आप मुझे बताएंगे कि लावा नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। लावा नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर लक्षद्वीप। राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप से संबंधित है लावा। वैसे लावा होता क्या है उस बात को छोड़िए, आप वो कभी अलग पढ़ाएंगे। आप फिलहाल इतने पर विचार कीजिए, लावा किससे संबंधित है, तो आंसर लक्षद्वीप से। समय होता है और आज की क्लास का समाप्त। आप इस वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करें। अगर कुछ त्रुटि नजर आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अपने सहयोगी अभ्यर्थियों को शेयर करें, और जो नए अभ्यर्थी हैं वो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और मैं कंटिन्यू इस वीडियो को अब लेकर के आऊँगा, क्योंकि अभी कुछ दिक्कत भी क्या थी कि हमारे घर पर मेरी एक नन्ही सी प्यारी सी सुंदर सी बेटी का जन्म हुआ है। इस वजह से कुछ जो वीडियो हैं वो कुछ समय के लिए रुक गई थी। प्रयास करेंगे कि अब आगे वीडियो लगातार आ रहे, और मैं अगली वीडियो में अपनी सुंदर सी बेटी को आपको दिखाऊंगा। प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।